नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 24 फरवरी 2022। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस देखिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने महाराष्ट्र मिनिस्टर नवाब मालिक को अरेस्ट किया है, इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस। इस न्यूज़ को समझेंगे और साथ साथ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, रशिया ने बोला है इंडिया का स्टैंड जो है बैलेंस्ड है, इंडिपेंडेंट है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में बात किया जा रहा है, इस न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, सेकंड वेव जब हुआ था, नेशनल लॉकडाउन तो नहीं लगा था, पर इंडिया का जो हंगर एंड पॉवर्टी का कंडीशन काफ़ी ख़राब था। ये हंगर वॉच 2 करके एक सर्वे से पता चला है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखिए दोस्तों, FSDC फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का 25th मीटिंग हुआ था मुंबई में, चेयर्ड बाय फिनेंस मिनिस्टर। तो FSDC के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का दिल्ली हेडक्वार्टर्स को एक प्रोहिबिटेड प्लेस बना दिया है। तो करेंसी प्रिंटिंग इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। फिर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 2022 शुरू होने वाला है 25 फरवरी को, तो मिलन के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वर्ड ऑफ द डे, फ्लॉन्ट, टू शो समथिंग दैट यू आर प्राउड ऑफ सो दैट अदर पीपल विल एडमायर इट। देखिए दोस्तों, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, स्टाइल मारना, इसे आप बोल सकते हो। किसी बात पर इतराना ताकि दूसरे लोग भी तारीफ करें, ऐसा शो ऑफ करे कि दूसरे लोग अपने बारे में बोले, इसको फ्लॉन्ट बोल सकते हो। एक सेंटेंस में देखिए, शी लाइक टू फ्लॉन्ट हर वेल्थ बाय वेयरिंग फर्स एंड ज्वेलरी। कुछ ज्वेलरी पहन के, महंगी महंगी चीज़ें पहन के जब दूसरे के सामने जाते हैं ना, ताकि मेरे बारे में कोई और बोले, तारीफ करे, इसे फ्लॉन्ट बोलते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले न्यूज़, महाराष्ट्र मिनिस्टर अरेस्टेड बाय ED इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर नवाब मालिक काफ़ी दिन से न्यूज़ में है। समीर वांगड़े जी के अगेंस्ट काफ़ी स्टेटमेंट्स वगैरह दे रहा था, ये तो हमने डिस्कस किया ही था। तो अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नवाब मालिक को अरेस्ट किया है एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में। केस क्या है? अलीज्ड लैंड एंड मनी ट्रांसैक्शन है बिटवीन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड वकाफ ऑफ महाराष्ट्र। तो देखिए, बेसिकली अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है नवाब मालिक का, ऐसे एलिगेशन है। वैसे फरवरी 18 को स्पेशल कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कसकर को रिमांड किया था 7 दिन के लिए, और उनका जो इंट्रोगेशन वगैरह चल रहा था। वैसे दोस्तों, ED का जो केस है, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बेसिस पे है। बेसिकली इन्होंने फरवरी 3 को एक FIR फाइल किया था अगेंस्ट दाऊद इब्राहिम, हु हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज ए ग्लोबल टेररिस्ट। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने ऑलरेडी दाऊद इब्राहिम को एज ए ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट फॉर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़। अब देखिए, दाऊद इब्राहिम के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। वैसे वो काफ़ी सारे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़, स्मगलिंग, नार्को टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल सिंडिकेट, मनी लॉन्ड्रिंग, अनऑथराइज्ड पोसेशन, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इवन दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन है इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, लाइक लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नवाब मालिक के अगेंस्ट जो केस को डिटेल करते वक्त कोर्ट को ये बोला है कि नवाब मालिक ने 1999 में कुर्ला में गोवा वाला कॉम्पाउंड में 3 एकर्स ऑफ लैंड खरीदा था 85 लाख रुपीस में। इसमें से 55 लाख जो है इन कैश पे किया था 1999 एंड 2005 के बीच में दाऊद इब्राहिम की सिस्टर हसीना पार्कर को। अब बात क्या है ना दोस्तों, ये जो लैंड है 3 एकड़ वाला, ये ना तो दाऊद इब्राहिम का है या फिर उनका कोई रिलेटिव का है, ये एक्चुअली कुछ ऑनर से छीन लिया गया था। वैसे दोस्तों, आपको पता ही है ना, गैंगस्टर्स वगैरह गुंडागिरी करके कैसे लैंड मनी वगैरह छीनते हैं दूसरों से। तो ऐसे ही कुछ गैंगस्टर्स ने ये जो 3 एकर्स ऑफ लैंड है, इसको छीन लिया था और वही लैंड को बेच दिया नवाब मालिक को। देखिए, अकॉर्डिंग टू एजेंसीज रिमांड एप्लीकेशन, इट इज फाउंड दैट लैंड बिलोंग टू अनदर इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड एज मुनीरा प्लम्बर। मुनीरा प्लम्बर का लैंड था। ये अलीजिडली एक्वायर किया गया था 1995 में बाई पार्कर थ्रू ए फोर्ज पावर ऑफ अटॉर्नी। वैसे दोस्तों, देखिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके इस लैंड को मुनीरा प्लम्बर से छीन लिया गया था। ठीक है, इन द नेम ऑफ अ ड्राइवर सलीम पटेल। तो वैसे देखिए, हसीना पार्कर का ड्राइवर सलीम पटेल के नाम पे लैंड था, और ये लैंड एक्चुअली किसका था? मुनीरा प्लम्बर का था। तो उनसे ये लैंड छीन के नवाब मालिक को बेच दिया। ED ने यह भी अलीज किया है, मलिक मेट पार्कर 3 times टू नेगोशिएट द डील। प्लम्बर अकॉर्डिंग टू ED गो टू नो अबाउट द सेल ओनली इन 2021। देखिए दोस्तों, ये जो मुनीरा प्लम्बर है, उनको ये डील के बारे में 2021 में पता चला, जबकि 1995 में ये लैंड जो है किसके नाम पे आ गया था?
दाऊद इब्राहिम की सिस्टर हसीना पार्कर के नाम पे आया था और उसने ये लैंड को किसको बेचा? नवाब मालिक को। तो ये केस है बेसिकली। तो दोस्तों कहानी तो ये थी। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का पूरा नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक एनफोर्समेंट। इज ए लॉ एनफोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉस एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। तो देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉस, फिनांस से रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड जितने भी केसेस है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखभाल करते हैं। It was formed with the purpose of handling exchange control law violations under the Foreign Exchange Regulation Act 1947। तो Foreign Exchange Regulation Act 1947 के अंदर ये फॉर्म हुआ था। And initially it was established under the Department of Economic Affairs in 1956। तो पहले Department of Economic Affairs के अंडर था as an enforcement unit and it was later shifted to Department of Revenue for Administration in 1960। तो अभी के हिसाब से Enforcement Directorate Department of Revenue के अंडर है, ठीक है। तो 1957 में इसका नाम भी बदल दिया as Enforcement Directorate। Now the ED is administered by the Department of Revenue under Ministry of Finance। देखिए ध्यान दीजिएगा, ED जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंडर है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है करके, ऐसा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंडर है क्योंकि ये इकोनॉमिक रिलेटेड केसेस देखते हैं। ED का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मेनी रीजनल ऑफिसेस है ऑल ओवर द कंट्री में। आपके भी घर के आसपास कोई ED का ऑफिस होगा। एंड इट इज हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट हु इज एन IRS ऑफिसर। इंडियन रेवेन्यू सर्विस से जो ऑफिसर्स है वही ED का डायरेक्टर बनता है, ठीक है। समीर वानखेड़े जी का केस तो आपको मालूम ही होगा। समीर वानखेड़े भी एक IRS ऑफिसर था। तो पेपर 5 जनरल स्टडीज फॉर चैलेंजेस ऑफ करप्शन में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है इंडियन स्टैंड बैलेंस्ड इंडिपेंडेंट सेज रशिया। देखिए रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में आप अपडेटेड होंगे अगर आप हमारे डेली न्यूज़ एनालिसिस प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो। तो लास्ट वीक में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ये बोला था इंडिया हैज़ डीप कंसर्न्स अबाउट द डेवलपमेंट्स इन द रीजन। देखिए रशिया यूक्रेन क्राइसिस जब से शुरू हुआ है इंडिया का स्टैंड हमेशा बैलेंस्ड रहा है। ना तो वो रशिया को एक हद से ज़्यादा सपोर्ट किया या फिर वेस्टर्न नेशंस को सपोर्ट किया, क्योंकि देखिए इंडिया का जो रिलेशंस है मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ सही चल रहा है। एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया जैसे सुपर पावर्स को इंडिया कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ चीज़ों में उनके ऊपर डिपेंडेंट भी हैं और रिलेशंस हमेशा अच्छा मेंटेन करना सही है कि नहीं। तो देखिए इंडिया ने ये बोला था वी हैव कंसर्न्स बट डायरेक्टली हम किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए अब एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ था। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 2 ईस्टर्न यूक्रेनियन एन्क्लेव्स को रिकॉग्नाइज किया था एज इंडिपेंडेंट नेशन, डोनेट्स्क एंड लुहान्स्क। डोनेट्स्क एंड लुहान्स्क के बारे में तो आपको पता ही होगा, यूक्रेन का ईस्टर्न मोस्ट रीजन है, यह है लुहान्स्क, यह है डोनेट्स्क, दोनों को मिलकर डोनबास रीजन भी बोलते हैं। इसी रीजन को लेके आजकल प्रॉब्लम्स चल रहा है, ये बात आपको पता होगा। तो रशिया ने जैसे इन रीजन को रिकॉग्नाइज किया तब से काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर कंटेम किया है, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाया। ऑलरेडी जो सैंक्शंस लगा रखे थे उन्हें और टाइट किया, पर वो सबसे रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आजकल ये इंटरनेशनल सैंक्शन से कोई कंट्री डरते नहीं है, ये बात आपको पता होगा। आप ईरान का एग्जाम्पल ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया का ले लीजिए, वो सब आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए दोस्तों ये सैंक्शंस लगाने के बाद एक डाउट आया था, इंडिया जो S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से खरीदने वाला है उसकी डिलीवरी को ये अफेक्ट करेगा या नहीं। तो रशिया ने ये क्लियर किया है द न्यू सैंक्शंस इंपोज्ड ऑन रशिया वुड नॉट अफेक्ट डिलीवरी ऑफ द S-400 मिसाइल सिस्टम एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया हैज परचेज्ड। तो रशिया ने क्लियरली बोला ये सब सैंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप बेफिक्र हमसे ये S-400 मिसाइल सिस्टम डिलीवर करवा सकते हो, ठीक है। आप देखिए आपको एक चीज़ पता होगा, इंडिया सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं रशिया से, ठीक है। तो देखिए इसके साथ साथ एक ऑनगोइंग विजिट चल रहा है बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू मॉस्को। तो इसमें इंडिया बिल्कुल खुश नहीं होगा। तो इसके बारे में भी रशिया ने क्लियर किया, क्योंकि रशिया को ये पता है अगर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मॉस्को विजिट करेंगे, व्लादिमीर पुतिन जी से मिलेंगे, तो इंडिया इसमें डिसअपॉइंट होगा। तो रशिया ने ये भी क्लियर किया है ये जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का विजिट है वो इंडिया एंड रशिया के बीच में जो टाइज है, रिलेशन है, उसको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेंगे। और पाकिस्तान और रशिया के बीच में किसी भी तरह का डिफेंस रिलेशनशिप अभी के लिए नहीं है। एंड रशिया का स्टैंड है वो फर्म है ऑन कश्मीर इशू, एंड कश्मीर इशू एक बायलैटरल डिस्प्यूट है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ये रशिया ने क्लियरली बोला है, पहले भी और अभी भी बोला है, इसमें रशिया इंटरवीन नहीं करेंगे करके। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंडियन नेशनल रिलेशंस में न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है इंडिया सेकेंड कोविड-19 वेव 2 सो पेनुरी स्टडी।
पेनूरी का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी, हंगर, कुछ भी पास में नहीं होने का एक सिचुएशन, इसे आप पेनूरी बोल सकते हो। तो इधर बात किया जा रहा है इंडिया सेकंड कोविड-19 वेव का। देखिए दोस्तों, अब सबको मालूम है जब पहला कोविड-19 वेव आया था तो देश में नेशनल लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन के दौरान लोगों का क्या सिचुएशन रहा है ये सब आपको मालूम है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया था गरीब लोगों को, उनका इनकम ही डाउन हो गया था, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी वेलफेयर मैसेज था, इसके बावजूद गरीब लोगों का कंडीशन काफ़ी बुरा था। अब भी गरीब लोग वो जो लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है उससे रिकवर पूरी तरह नहीं हुआ है, ये बात भी आपको मालूम होगा। तो देखिए दोस्तों, इधर बात किया जा रहा है सेकंड कोविड-19 वेव का। सेकंड कोविड-19 वेव जब आया था कोई नेशनल लॉकडाउन तो नहीं लगा था, फिर भी इट फेल्ड टू सिग्निफिकेंटली एलिवेट इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड हंगर अमंग द पुअर। गरीब लोगों के बीच में जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड हंगर है उसे ठीक से एलिवेट नहीं कर पाया सेकंड कोविड-19 वेव के दौरान भी। ये पता चला है एक सर्वे के थ्रू। ये सर्वे का नाम है हंगर वॉच 2। इट वॉज कमीशन बाय द राइट टू फूड कैंपेन एंड द सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज। ये सर्वे कंडक्ट किया गया था फ्रॉम दिसंबर 2021 टू जनवरी 2022 टू इवैल्यूएट इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फॉलोइंग द सेकंड वेव। तो सेकंड वेव में किस हद तक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ है इसके बारे में ये सर्वे से पता चला है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है राइट टू फूड कैंपेन एंड सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, इन्होंने हंगर वॉच 1 करके भी एक सर्वे कंडक्ट किया था जब फर्स्ट वेव हुआ था। ठीक है, तो इस सर्वे का रिपोर्ट क्या क्या है ये हम चेक करेंगे। 66% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स ने ये बोला देयर इनकम हैड डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक पीरियड। प्री पैंडेमिक पीरियड से उनका इनकम सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है। दिस प्रपोर्शन वाज लार्जर अमंग अर्बन हाउस होल्ड। जो अर्बन इलाके में हाउस होल्ड्स है जिनका अर्निंग लेस देन 3000 पर मंथ है, एंड मुस्लिम हाउस होल्ड जितने हैं उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। 34% ऑफ द ओवरऑल सैम्पल रिपोर्टेड दैट देयर हाउस होल्ड सीरियल कंजप्शन इन द मंथ प्रेसीडिंग द सर्वे वाज सफिशिएंट। तो 34% ने ये बोला घर का जो सीरियल कंजप्शन है वो सफिशिएंट था। 79% हाउस होल्ड्स ने ये बोला इनको सम फॉर्म ऑफ फूड इनसिक्योरिटी फेस करना पड़ा, मतलब कुछ फूड्स जो है वो एक्सेस ही नहीं कर पाया, मतलब बिना इनकम का वो फूड कैसे खरीदेंगे, तो न्यूट्रिशनल फूड वगैरह वो खरीद ही नहीं पाया। ये बोला है 79% ऑफ हाउस होल्ड्स। 87% of Muslim households reported some form of food insecurity compared to 77% Hindu households। तो देखिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, 87% ऑफ मुस्लिम्स को फूड इनसिक्योरिटी फेस करना पड़ा, 77% हिंदू हाउसहोल्ड्स को भी फूड इनसिक्योरिटी फेस करना पड़ा। देखिए फर्स्ट सर्वे जब हुआ था, मैंने आपको इधर बोला था ना हंगर वॉच 1, ये तो पहला वेव के बाद में हुआ था। It had reported similar numbers suggesting that the absence of a national lockdown didn't automatically improve the odds of poorest। आप देखिए पहला सर्वे तो नेशनल लॉकडाउन के बाद में हुआ था, ये सर्वे तो सेकेंड वेव के बाद में हुआ। फ़र्क क्या है, पहला सर्वे में एक नेशनल लॉकडाउन इंपोज किया था, सेकेंड में कोई नेशनल लॉकडाउन नहीं था। पर बताया ये जा रहा है नेशनल लॉकडाउन नहीं इंपोज करने से भी सिचुएशन कुछ इंप्रूव नहीं हुआ है। Over 2/3 of respondents, for instance, reported that October 2020 में quantity of food they were able to consume was less than what it was before the lockdown। समझ गए ना, तो क्वांटिटी ऑफ फूड लॉकडाउन से पहले जितना खाते थे लॉकडाउन के बाद जितना खाता था वो उसमें फ़र्क था, मतलब काफ़ी कम हो गया। 7 आउट ऑफ 10 रेस्पोंडेंट्स ने ये रिपोर्ट किया है न्यूट्रिशनल क्वालिटी तो एकदम वर्सन हो गया करके। देखिए दोस्तों ये सब इनकम में डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, आपका अगर इनकम खत्म हो जाएगा तो आप फिर खाना कैसे खरीदेंगे, बस सर्वाइव करने के लिए आपको खाना खरीदना पड़ेगा, चावल दाल से काम चलाना पड़ेगा, कोई फ्रूट्स, एग, मीट, फिश या फिर न्यूट्रिशनल फूड्स वगैरह खरीद ही नहीं पाएगा। तो ये एक्चुअली हमारे जो अपर मिडिल क्लास है या फिर मिडिल क्लास लोग जो है वो समझते नहीं है। उनका जब मतलब लॉकडाउन लगा या फिर कोई भी किसी भी तरह का कोई डिसास्टर हुआ तब कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वो बिल्कुल अफेक्ट ही नहीं करते हैं, अफेक्ट करते हैं गरीब लोगों को, जिनके बारे में जो अपर मिडिल क्लास या फिर जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है वो सोचते ही नहीं। ये सब रिपोर्ट से हमें पता चलता है उनका हाल क्या है एक्चुअली। 2020 में सर्वे ने ये फाइंड आउट किया था दोज बिलोंगिंग टू द सोशली वल्नरेबल ग्रुप सच एज दलित्स, आदिवासी, मुस्लिम्स एज वेल एज हाउसहोल्ड्स विद सिंगल वुमेन, एज, डिसेबल्ड वर वर्स ऑफ। देखिए सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किसको करते हैं, दलित को, आदिवासीज को, मुस्लिम्स को, सिंगल वुमेन वाला फैमिलीज को, एज्ड लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को। ठीक है, These households reported higher decline in consumption of food। इनका फूड कंजप्शन ही डिक्लाइन हो गया, मतलब जितना खाना चाहिए उतना खा भी नहीं पाता था। ओनली हाफ ऑफ दोस इंटरव्यूड एट एग्स। देखिए जितने लोगों को इंटरव्यू किया था, मतलब बेसिकली जितने रेस्पोंडेंट्स थे उसमें से हाफ ने ये बोला वो लोग एग्स, मिल्क, फ्रेश फूड्स एंड फ्रूट्स लेस दैन 2-3 टाइम्स ए मंथ खाते थे। मोर देन
person ate dark green leafy vegetables and pulses fewer than 3 times a month। देखिए एक महीने में 50% लोगों ने ये बोला उन्होंने महीने में 2 या 3 बार एक मिल्क, फ्रेश फूड्स एंड फ्रूट्स खाते थे। 25% ने ये बोला उन्होंने महीने में केवल 3 बार डार्क ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स एंड पल्सेस वगैरह खाते थे। 41% ने ये रिपोर्ट किया न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ देयर डाइट हैड डिटीरियोरेटेड कंपेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल्स। पैंडेमिक के पहले से अगर आप कंपेयर करोगे उनका जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ डाइट है वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपैक्ट कहाँ पे हुआ है, ये हर जगह लिखा है, इट वॉज हायर एमंग द अर्बन दैन रूरल हाउस होल्ड। अर्बन इलाके में जितने हाउस होल्ड्स है उनको सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किया है। और क्या बोल रहा है, पीडीएस इज प्रोवाइडिंग रिलीफ। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसे काफ़ी रिलीफ मिला, ये बोला जा रहा है। 84% हाउस होल्ड्स के पास तो रेशन कार्ड था, उन्हें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से फायदा मिलेगा ही मिलेगा। 90% ऑफ दोस हु वर एलिजिबल सेड दे रिसीव्ड सम फूड ग्रेन्स। तो 90% ऑफ एलिजिबल मेंबर्स ने ये बोला है कि उन्हें सम सॉर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स मिला था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। हाउएवर जो दूसरे गवर्नमेंट स्कीम्स थे वो इतना इफेक्टिव नहीं था। देखिए एक क्वार्टर ऑफ हाउस होल्ड्स विद एलिजिबल मेंबर्स सेड दे कुड नॉट अवेल द मिड डे मील स्कीम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोविजंस। देखिए दोस्तों 1/4 ऑफ हाउस होल्ड्स में जो एलिजिबल मेंबर्स थे उन्होंने ये बोला उन्हें मिड डे मील स्कीम और ICDS प्रोविजन से कुछ फायदा नहीं मिला या फिर उन प्रोविजंस को वो एक्सेस नहीं कर पाया। इधर पता चलता है दोस्तों एक एक गवर्नमेंट स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन कितना सक्सेसफुल है। देखिए जैसे गांधी जी ने बोला है अगर कोई प्रोग्राम या स्कीम्स या पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से आता है सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सोसाइटी का जो सबसे लो लेवल में लोग हैं उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा उससे। तो देखिए वैसे मिड डे मील स्कीम या फिर ICDS ये सब अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट की तरफ से, इससे कई लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है। पर देखिए इधर क्या हुआ है, कोविड-19 पैंडेमिक जैसे एक सिचुएशन में जब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इन सारे मेशर्स का, तब 1/4 ऑफ हाउस होल्ड्स में जो एलिजिबल मेंबर्स है वो अगर मिड डे मील स्कीम और ICDS प्रोविजंस वगैरह एक्सेस नहीं कर पाया तो एक फेलियर आप बोल सकते हो, है कि नहीं। इधर कम से कम 100% इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए था, उसके लिए गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स वगैरह और काम करना चाहिए था, ये मैं बोलूँगा, है कि नहीं। देखिए 1/4 को नहीं मिला। और नॉन एग्रीकल्चरल कैजुअल लेबर वाज ए प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। आप देखिए मैक्सिमम लोगों ने कैजुअल लेबर का काम किया, बेसिकली नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करने से किसी को इनकम नहीं मिल रहा था, इसलिए नॉन एग्रीकल्चरल कैजुअल लेबर इन्होंने किया बेसिकली इनकम के लिए। 18% ऑफ हाउस होल्ड्स ने यह बोला दैट ए चाइल्ड दैट वाज इन स्कूल बिफोर द पैंडेमिक हैड ड्रॉप्ड आउट। देखिए 80% हाउस होल्ड्स में से बच्चे जो है स्कूल से ड्रॉप आउट भी हुआ है। तो ये सारी बातें पता चला है हंगर वॉच 2 सर्वे से, विच वॉज कमीशन बाय द राइट टू फूड कैंपेन एंड सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, राइट। तो इसमें काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स है जो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर में न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है नोट मैन्युफैक्चरर्स हेडक्वार्टर्स नो ए प्रोहिबिटेड प्लेस। बात किया जा रहा है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL का। देखिए देश का ओनली करेंसी एंड बैंक नोट्स मैन्युफैक्चरर है। SPMCL का कई और प्रोडक्शन यूनिट्स भी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वैसे 2016 में 2000 का नोट, 500 का नोट वगैरह SPMCIL ने प्रिंट किया था। तो अब SPMCL का जो दिल्ली हेडक्वार्टर है जो 16 फ्लोर ऑफ जवाहर भवन जनपथ इन सेंट्रल दिल्ली में लोकेटेड है, इसे एक प्रोहिबिटेड प्लेस डिक्लेयर किया गया अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मतलब सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है, जो ऑफिस है, उधर अनऑथराइज्ड लोग जो है जा नहीं सकते। ठीक है, होना भी चाहिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट जगह है जो। अब देखिए दोस्तों 9 प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ SPMCL वेयर बैंक नोट्स एंड अदर गवर्नमेंट पेपर्स आर मैन्युफैक्चर्ड आर ऑलरेडी प्रोहिबिटेड प्लेसेस। तो SPMCL का जो और प्रोडक्शन यूनिट्स है देश में कई जगह में है वो सारे प्रोहिबिटेड प्लेसेस है। ओनली जो दिल्ली में ऑफिस था वही प्रोहिबिटेड नहीं था, तो उसे भी प्रोहिबिटेड बना दिया, उसमें कुछ नया नहीं है। अब दोस्तों कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हमारे देश में करेंसी को मैनेज करना और प्रिंट करवाना ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। वेरास कौन कौन से डिनोमिनेशंस का करेंसी सर्कुलेशन में होना चाहिए ये रेगुलेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कॉइन मिंटिंग सोलली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आया। अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट्स, coins, non-judicial stamps, postage stamps and other government related documents is managed by Security Printing and Minting Corporation of India Limited, वो है SPMCIL। वैसे दोस्तों टॉप अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो उसके अंडर एक सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो ये सबको मैनेज करते हैं। ये 2006 में एस्टैब्लिश हुआ था आफ्टर द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ प्रेसेस एंड मीन्स फंक्शनिंग अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
ठीक है। अब देखिए SPMCL का 9 यूनिट्स है, आउट ऑफ विच देर आर 4 प्रेसेस, 4 मिल्स एंड ए पेपर मिल। अब वो कौन कौन सा है हम डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया करेंसी नोट्स प्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1928 फॉर प्रिंटिंग बैंक नोट्स इन इंडिया। ये नासिक महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो ध्यान दीजिएगा इंडियन करेंसी नोट प्रेस ये 1928 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये पहला प्रिंटिंग प्रेस है करेंसी नोट्स का प्रिंटिंग के लिए। फिर बैंक नोट प्रेस एस्टैब्लिश हुआ था। इट हैज 2 ब्रांचेस लोकेटेड इन मैसूर कर्नाटका एंड देवास मध्य प्रदेश। तो करंटली CNP एंड BNP जो है इंडियन करेंसी प्रिंट करते हैं। तो देखिए CNP जो है नासिक महाराष्ट्र में, BNP जो है कर्नाटका में मैसूर में और मध्य प्रदेश में देवास में। BNP हैज एन इंक फैक्ट्री एज वेल एज इट प्रोड्यूसेस इंक फॉर सिक्योरिटी प्रिंटिंग। तो BNP का एक इंक फैक्ट्री भी है। देखिए जो करेंसी प्रिंटिंग के लिए इंक की जरूरत है ना, वो इंक का प्रोडक्शन भी BNP करते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। करेंसी इज ऑल्सो प्रिंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी करेंसी प्रिंट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 2 प्रिंटिंग प्रेसेस है विच आर ऑन बाय द भारतीय रिजर्व बैंक नॉन मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा रिजर्व बैंक के अंडर 2 प्रिंटिंग प्रेस है विच आर ऑन बाय भारतीय रिजर्व बैंक नॉन मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये प्रिंटिंग प्रेस कहां पे लोकेटेड है? मैसूर कर्नाटका में एंड सल्बोनी वेस्ट बंगाल में। अब देखिए इंडियन सिक्योरिटी प्रेस लोकेटेड इन नासिक एंड सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस इज लोकेटेड इन हैदराबाद। Both of these printing presses produce travel documents, postage stamps, other government related documents, right? अब देखिए मीन्स कहाँ पे जो कोइंस प्रोड्यूस करते हैं 4 है। एक इंडियन गवर्नमेंट मीन मुंबई, फिर कोलकाता, फिर हैदराबाद एंड नोएडा। ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। वैसे मैं PDF आपको प्रोवाइड तो करूंगा ही। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज आपको। अगला न्यूज है 25th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। FSDC का 25th मीटिंग हुआ था मुंबई में। इस मीटिंग को चेयर किया था फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने। FSDC क्या होता है दोस्तों? ये बेसिकली एक अपेक्स लेवल बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। FSDC का काम ये है दोस्तों, इट सुपरवाइजेस मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी एस्पेशली द फंक्शनिंग ऑफ बिग फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स। देखिए हमारे इकोनॉमी में जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होते हैं या फिर बड़े बड़े फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स है, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, इनकी जो फंक्शनिंग है ये सबको मॉनिटर करने वाला काम FSDC है। मेरा कहने का मतलब है देखिए दोस्तों हमारी इकोनॉमी में जो बड़े बड़े फाइनेंशियल मूवमेंट्स होते हैं ना, जो हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है, उन सबको मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, डेवलपमेंटल इश्यूज को देखना, ये सब FSDC का काम आप बोल सकते हो। इट ऑल्सो फोकसेस ऑन प्रमोटिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑल्सो। समझ रहे ना? आप देखिए दोस्तों इस मीटिंग की अटेंडेंस का लिस्ट आप देखिए, ये पूरे 1 लाइनर क्वेश्चन से सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज इसमें आता है। RBI का गवर्नर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, फिनेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी, सेबी का चेयरपर्सन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अथॉरिटी का चेयरपर्सन, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरपर्सन, FSDC का सेक्रेटरी, IRDA का सेक्रेटरी। तो देखिए आप समझ सकते हो मतलब इतने सारे टॉप अटेंडीज है इस FSDC में। तो हमारे देश का फिनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करना या फिर बड़े बड़े फिनेंशियल ट्रांसैक्शंस को मॉनिटर करना, बड़े बड़े फिनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स का जो एक्टिविटीज है उन्हें रेगुलेट करना, ये सब आप बोल सकते हो FSDC का काम है। वैसे FSDC क्रिएट करने का आइडिया सबसे पहले मूव किया था रघुराम राजन कमेटी ने 2008 में। फिर 2010 में फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी जी ने ये डिसाइड किया एक ऑटोनोमस बॉडी सेटअप करने के लिए that deals with macro prudential and financial regularities in the entire financial sector of India। macro मतलब क्या होता है? बड़ा, big financial regularities in the entire फिनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया। मतलब हमारी जो फिनेंशियल सेक्टर में जो बड़े बड़े मूवमेंट्स है, बड़े बड़े एक्टिविटीज है, उन सबको रेगुलेट करना FSDC का काम है। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये डायरेक्टली एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से क्रिएट हुआ है एंड इसके लिए कोई सेपरेट फंड्स भी एलोकेट नहीं करते हैं इनके एक्टिविटीज अंडरटेक करने के लिए, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। राइट, सो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 इंडियन इकोनॉमी में न्यूज आपको। आज का फाइनल न्यूज, मिलन 2022 टू कमेंस 25 फरवरी 2022। इंडियन नेवी का मल्टीलैटरल एक्सरसाइज मिलन 2022 कमेंस होने वाला है 25 फरवरी 2022 को इन द सिटी ऑफ डेस्टिनी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। आप सबको पता है इंडिया 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा है 2022 में। मिलन 2022 हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे हमारे फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स के साथ जो रिलेशन है उन्हें और स्ट्रेंथन करने में। इस बार मिलन 2022 का थीम है camaraderie, cohesion, collaboration, which aims to project India as a responsible
पावर टू द वर्ल्ड एट लार्ज। तो इंडिया को एज ए रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर पूरे दुनिया के सामने पेश करना मिलन 2022 का एक एम आप बोल सकते हो। मिलन बेसिकली एक बाइनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी इन सब किया था 1995 में एट अंडमान एंड निकोबार कमांड। आप देखिए दोस्तों, इंडियन नेवी का वैसे 3 कमांड है, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड एंड सथर्न कमांड। ये जो अंडमान में कमांड है इसे यूनिफाइड कमांड बोलते हैं। इस कमांड को आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स भी कमांड करते हैं। मतलब ये रोस्टर वाइज है, पहले आर्मी, 2 साल बाद फिर नेवी, फिर एयरफोर्स, इसी तरह कमांड चेंज करते हैं। अंडमान एंड निकोबार में जो टॉप मिलिट्री ऑफिसर है उन्हें सिमक्यान बोलते हैं, कमांडर इन चीफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 1995 के बाद इवेंट हैज़ बीन हेल्ड बाइनियली एक्सेप्ट फॉर 2001, 2005, 2060 एंड 2020। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर यूपीएससी में पद्मा अवार्ड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो ध्यान दीजिएगा 1995 से अब तक कंटिन्यूसली मिलन एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं हुआ है। 2001, 2005, 2016 एंड 2020 में कंडक्ट नहीं हुआ था। इसका कारण क्या है? 2001 एंड 2016 एडिशंस वर नॉट हेल्ड ड्यू टू इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यूज। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ था जिसपे पूरी दुनिया का जो नेवीज है उनका एक प्रदर्शन होता है। जैसे रिसेंटली प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू हुआ था हमारा विशाखापट्टनम में ही, इसके बारे में हमने कवर किया था। तो इस वजह से 2001 और 2016 में नहीं हुआ था। 2005 का एडिशन 2006 को रीशेड्यूल किया था ड्यू टू 2004 सुनामी की वजह से 2005 में नहीं हुआ था। ठीक है, एंड 2020 एडिशन तो हुआ नहीं था। इसका कारण आप सबको मालूम है, कोविड-19 की वजह से। ठीक है, शुरू हुआ था 4 कंट्रीज के पार्टिसिपेशन से। सबसे पहले तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इंक्रीज होता गया। अभी के हिसाब से 40 से ज़्यादा कंट्रीज मिलन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, originally conceived in consonance with India's Look East policy, Milan expanded in ensuing years with Government of India's Act East policy and सागर डॉक्ट्रिन। देखिए दोस्तों क्या बता रहा है इधर, देखिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड सागर इनिशिएटिव, ये सब इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज का पार्ट है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, ऐसे कलेक्टिव पावर रहने के लिए, उनसे कुछ फायदा हमें, हमसे कुछ फायदा उन्हें, ये सब इंश्योर करने के लिए हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आया था। सागर इनिशिएटिव मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है। मतलब देखिए इंडियन ओशन में जितने लिटोरल कंट्रीज है, मेरा कहने का मतलब है जितने कंट्रीज इंडियन ओशन के साथ अपना मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है, उन सबको कलेक्टिवली इकट्ठा करके सबका सिक्योरिटी एंड सबका ग्रोथ इंश्योर करने का एक पॉलिसी था सागर इनिशिएटिव। ये सागर इनिशिएटिव इंडिया का एक इनिशिएटिव है, समझ लीजिएगा। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने ये लेके आया था। ठीक है, तो ये सब जो पॉलिसीज है उसको सपोर्ट करते हैं मिलन जैसा जो एक्सरसाइज है। इसमें सारे कंट्रीज इकट्ठा आता है, तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज है वो और स्ट्रेंथन हो जाएगा ऐसे मल्टीलैटरल एक्सरसाइज से, ये बता रहे थे। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंडियन नेबरहुड रिलेशंस, पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 डिफेंस में न्यूज आपको काम आएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको सारे न्यूज़ अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर का PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।